सेशन आपको मिल जाएंगे और रिकॉर्डिंग पे क्लास लग चुकी है आपकी। चलिए ठीक है। तो जितने बच्चे आप ऑनलाइन हैं, एक तो आप हो सकता है कि इस एप्लीकेशन को ज्यादातर उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं किसी भी तरीके से। जो बच्चे न्यू हैं, जो मुझसे पढ़े नहीं है, 2 बच्चे ही हैं अभी आप फिलहाल यहाँ पे, वो पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसा है, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको रहना है, आपको नहीं रहना है। लेकिन कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा कि आप समझ में आए चीजें और बेहतर आए, क्योंकि आगे अभी बहुत काम हमें लेने हैं इनसे। सीपीओ आपने टारगेट बनाया तो उससे पहले आपके कई टारगेट रहेंगे। आपने सीपीओ बनाया, अच्छी बात है। एसएससी में अगर आप एक बार आ गए हैं ना तो समझ आइए कि आप पूरे तैयार होने की राह पर चल दिए हैं। और जी जान से मेहनत करिएगा, पागल होके मेहनत नहीं करनी, मजे में मेहनत करनी है। बिल्कुल जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ना आपको जरूर है, ठीक है। शुरुआत है आपकी। आज के टाइम में सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए यही है कि आपको रास्ते से ही मिल जाते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। तो आप कम टाइम में सही जगह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जितने भी ज्यादा ज्यादा बच्चे हैं आप इसके थ्रू जोड़ लीजिए ऑनलाइन से, क्योंकि मेन अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम ऑनलाइन बच्चों को ज्यादा जोड़ पाएं, बच्चों को ज्यादा भगाए ना, ठीक है। बच्चों का टाइम ज्यादा बर्बाद हम ना करें और उन्हें कंटेंट, सही कंटेंट बिल्कुल प्रोवाइड हम उन्हें घर बैठे करा दें। लेकिन घर बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े नहीं, आराम में आ जाए। जो भी टाइम आपका पढ़ने को होगा ना, उस टाइम बिल्कुल अलर्ट मोड पर होंगे आप, ठीक है। तो पढ़ने जा रहे हैं हम इंग्लिश, कुछ बेसिक्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो मैं सभी बच्चों को बता दूं जो शुरू भी कर रहे हैं या जो अब करने वाले हैं, कि ये जो इंग्लिश है कोई सब्जेक्ट है नहीं। इसे सब्जेक्ट के रूप में कोई बच्चा ना पढ़े, कोई भी बच्चा इसे सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़े कि सर मुझे कंपटीशन में नंबर लाने हैं तो इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। क्योंकि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज एक बार ही ठीक से पढ़ी जाती है, एक बार ही आप सीख लेते हैं, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है। जैसे आपने सीख ली उसी के तौर तरीकों पर आप चलते रहते हैं। जैसे हिंदी है कि आप नेटिव स्पीकर्स है ना, और इंग्लिश क्योंकि हम कभी बोलते नहीं, कभी सुनते नहीं है लोगों से ज्यादा, तो हमें लगता है कि एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज। और जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज में मेन पार्ट ये होता है कि वहां पे सेंस काम करता है, सेंस काम करता है। इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन हम उल्टी राह पर थोड़ा चलना शुरू कर देते हैं और हम इनके पीछे पड़ जाते हैं, जो कि हमारा गला दबाने का काम करता है पूरा एग्जाम, ठीक है। एक तो इस रूल के पीछे ना पड़े। सेंस, सेंस कहां से मिलेगी सर? सेंस मिलेगी आपको सेंटेंस। कहने का मतलब कि जो लैंग्वेज होता है ना, उसमें अपना स्ट्रक्चर काम करता है, स्ट्रक्चर पहला। दूसरा मीनिंग। इन दो से मिलके ही हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है, हमारा लैंग्वेज का कंप्लीट एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोल देते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि हर वर्ड अपने सही प्लेस पर लगा होगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन आप पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सब डिटेल्ड में बताएंगे क्या क्या है। लेकिन उससे पहले आप पढ़ने आए हैं, पढ़ने से पहले एक दो चीजें आपका माइंड आपको तैयार करके मुझे देना है कि आपको कोई रूल नियम कानून कुछ नहीं पढ़ने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज के तौर पर ही आपको देखना है किस सेंस में कौन सी बात कही गई है। जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप कोई सेंटेंस आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ बना नहीं पाएंगे, आगे लिखना आपको क्या है वो सब चीजें आपकी रखी की रखी रह जाएंगी, ठीक है। आपको करना ये है कि जितनी सेंस आपको बताई जाए उतने काम करें। किताब आपको भी कोई नहीं लेनी है, ठीक है। किसी भी किताब को आप ना खरीदें। यदि आपने कोई किताब अभी खरीद ली है या कुछ ज्यादा मन चढ़ गई है आपके, तो उसे फिर थोड़े दिन के लिए उससे अलग हो जाइए, 2-3 महीने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यदि बुक खरीद ली है तो कोई भी एक ऐसी बुक ना खरीद ली जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों, इंग्लिश और हिंदी जिसमें दोनों होंगी ना, वहां से मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ वहां पे इंग्लिश में आपका रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहेगा, कभी रिजल्ट आएगा नहीं। जो ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं, टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल वो आपके 25 में से वही लटके रहेंगे 12-13 क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है इंग्लिश को हिंदी में पढ़नी। आप हिंदी निकालने बैठ जाते हैं, एग्जाम में हिंदी आती नहीं है, ठीक है। ये तो आपको भी पता है ना कि एग्जाम में इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर आता है, हिंदी तो उसमें आती नहीं है। और जब हिंदी आती नहीं है तो फिर हिंदी का पढ़ के हम करेंगे,
आप आदत डालेंगे सेंटेंस पढ़ने की। पहले आप सेंटेंस अपने सामने देखेंगे, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप एक एक वर्ड को तय करेंगे कि किस तरीके से काम करता है sentence, ठीक है। और मैं तो जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे ने ना पहले बेसिक्स पढ़ी हो। जैसे उसने टेंस पहले थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि टेंस उसने एक्यूरेट पढ़े हो, क्योंकि हर टीचर का अपना नजरिया होता है देखने का। तो शायद मेरा भी औरों से अलग होगा। आपने जहाँ भी पढ़ा होगा बहुत बेहतर पढ़ा होगा और आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया होगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जब मैं पढ़ाऊँ चीजें तो आप कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट आप तब कर पाएंगे जब आपका कुछ बेसिक क्लियर हो। अगर बेसिक क्लियर भी नहीं है ना, तो जितना मैं समझाऊं फिर उसी को ध्यान में आप रखते हुए चलें। लेकिन यदि मनमानी करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही होगा इलॉजिकल चीजों पर, तो फिर वहां थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इन चीजों का आप बिल्कुल समझेंगे कि जो आप सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में सेंस होता है। एक वर्ड कई जगह पे आके कई सारे मीनिंग कन्वे कर देता है, बहुत सारे मीनिंग निकाल देता है। हमें ये देखना है कि जो वर्ड हमें लिखा हुआ है, जो सेंटेंस हो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, बात क्या थी, किस बात को लेकर बात कही गई है, उस हिसाब से आपको मीनिंग सेट करना है। ठीक है। छोटी छोटी चीजों पर आऊंगा धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें जान लेना है। सब कुछ शुरू करने से पहले पूरा बेसिक से जाऊंगा, पूरा बेसिक टू एडवांस लेकर जाएंगे इस बैच को। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, असाइनमेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। वो कैब आपकी वहीं पर आती रहेगी, आपके असाइनमेंट्स में आपको नोटिस के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। वो सब चीजें आपकी नोट डाउन होनी चाहिए। सब चीज आपके आपके पास हो, फाइल में लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन जितना प्रीवियस ईयर होगा सब आपको दे दिया जाएगा। आप तैयार होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अब आपको करना क्या है आज? आज जब डेमो चला ही है तो मैं आपको कुछ बेसिक्स यहाँ से बताता हूँ जिनकी जरूरत हमें लैंग्वेज में पड़ती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे ना तो उनकी बहुत जरूरत हमें पड़ेगी, और वो तो अलग से टॉपिक है नहीं कि जिसे हम पढ़ें अलग से जाके। ठीक है। वो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, इनसे आप तैयार होंगे आगे जाके। अब आप बिल्कुल ये मान के चलें कि आपने पहले पढ़ा है, जितना कोई काम का उसे अपने पास रखना, और जितना काम का नहीं है उसको माइंड से आउट कर दीजिएगा सर। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट। तो इससे पहले ना हम एक वर्ड उठा लेते हैं। वर्ड, आपको लगता है कि इस लिंक को आप आगे जो आपका वीडियो जा रहा है आप उसे आगे भेज सकते हैं? शेयर हो सकता है आप यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि मैंने ज्यादा से देखा नहीं है, अभी मैं ज्यादा काम किया नहीं है, तो आप भेज सकते हैं अभी के लिए। ठीक है। किसी बच्चे के पास जिन्हें भी जरूरत है सर, आप उन्हें बिल्कुल जोड़ दीजिए। ठीक है। क्योंकि हमें बच्चा चाहिए पढ़ने वाला। ठीक है। रिजल्ट निकालना है बस किसी भी तरीके से। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या और प्रेडिकेट, ये सब आपकी हेल्प करेंगे आगे जाके आपको बेसिक से एडवांस ले जाने में। ठीक है। क्योंकि यदि हम इन्हें अभी यहीं पर निपटा देंगे ना तो फिर ये आगे हमारे लिए सिरदर्द नहीं बनेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम वर्ब पे आ जाते हैं। एक तो बड़ा ना कॉमन सा वर्ड है, लेकिन है इतना इंपॉर्टेंट ना कि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता था। ये पिलर होता है सेंटेंस में, यानी कि इसके बिना आप सेंटेंस को बना ही नहीं सकते, इसके बिना कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो आप ये मान के चलें कि आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो कितने सारे वर्ड हो सकते हैं जिनमें वर्ब कॉल कर, कितने सारे वर्ड हो सकते हैं? तो मैं सभी को तो रटूंगा नहीं। ठीक है। एक जो कुछ आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, कि जब आप मिलते हैं कि भाई इंग्लिश कहाँ से पढ़ रहे हो आप हमें बता दीजिए, तो जितने लोग आपसे ये कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर लगा लीजिए सर, तो उन्हें हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। यदि किसी ने गलती से न्यूज़पेपर लगा लिया है इंग्लिश का और वो ग्रामर पढ़ने के लिए, तो सर वो कंपटीशन की तैयारी अभी से छोड़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर आपको कभी ग्रामर के लिए तैयार नहीं कर सकता, कंपटीशन के लिए तैयार नहीं कर सकता। ये सब कहने की बातें हैं, और जिसने आपको सजेशन दिया एक बार उनसे भी पूछ लीजिएगा सर क्या आप पढ़ पाते हैं? कहना बड़ा आसान है। ठीक है।
सीधे रास्ते पर चलिए, बिल्कुल एक्यूरेट रास्ता पकड़िए अपना, कुछ भी नहीं करना, जितना पढ़ाया जाना है उतना पढ़ना है, आपको कंपटीशन में जाना है। ठीक है, आपको एक नंबर लाने हैं अच्छे खासे, आपको एक जॉब पकड़ लेनी है, इतना ही तो काम करना है। क्यों किताबों के पीछे भगते हो? दो तरीके बता देता हूँ आज आपको। किसी भी ढंग के टीचर से एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, लगता है एक बार में नहीं हुआ तो दो बार पढ़ लीजिए। जब आपको लगे कि मुझसे आ गया, फिर जितना प्रीवियस है ना सर, उसे छोड़ना नहीं, उस प्रीवियसर को कर डालिए, एग्जाम आपका। पहला काम तो आपको करना ही है, आपको होना है माइंड से तैयार। आप बैठने जा रहे हैं जनरल कंपटीशन, जनरल। इस जनरल का मतलब समझते हैं आप सर? इसे कभी कोई पकड़ ही नहीं पाया। नो वन इज कंप्लीट इन दिस कंपटीशन। कोई इंसान पूरा कभी पढ़ ही नहीं पाया। कुछ लोग इसलिए एग्जाम निकाल के चले गए क्योंकि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस था, और कुछ ज्यादा पढ़ने के बाद इसलिए एग्जाम नहीं निकाल पाए कि वो अभी भी इस चक्कर में लगे हुए हैं कि अभी हमारा कुछ रह गया है। आप कभी कंप्लीट नहीं पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे आप 8 साल पढ़ते रहिए, आप 9 साल 10 पूरे आप उम्र निकाल दीजिए, लेकिन कहते हैं ना पढ़ाई खत्म नहीं होती है, जनरल कंपटीशन वही है। ठीक है, तो फिर सर एग्जाम कैसे निकलेगा? आपकी सोच से पॉजिटिविटी रखना कि निकलेगा। कभी ये मत सोचना कि निकलेगा कैसे, ये मत सोचना कभी भी कि एग्जाम निकलेगा कैसे, क्योंकि जब तक माइंड में ये बात चलती रहेगी ना, चाहे 8 घंटे पढ़ लेना, 10 घंटे पढ़ लेना, 15 घंटे, एग्जाम में जाके रायता फैला के आओगे। क्योंकि वहां जाके आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, इतने गजब के बच्चे हैं, 4 4 5 5 साल हो गए, आप उनसे किताब का कोई भी क्वेश्चन पूछे, फटाक से उन्हें आंसर बताए। लेकिन ये हमारे काम नहीं है ना। एग्जाम में काम आता है कि आपकी माइंड की एक्यूरेसी कितनी बेहतर रहती है, उस टाइम बैठ के प्रेशर में आपका माइंड काम करता कैसे। ठीक है, ये माइंड का प्रेशर तब आपका हटेगा जब आप अपने सीखने पे ध्यान दोगे, रटने पे नहीं। जितना रट के जाओगे ना, वो वहां काम आना ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं आएगा। कुछ पढ़ा लिखा नहीं आता। अगर आपको लगता है कि मैं आज यहाँ से 10 12 सेंटेंस आपको लिख के दूंगा और ये बिल्कुल एज इट इज हमें रख के मिल जाएंगे, तो ये तो काम मुझसे नहीं होगा। और ना मैं आपसे कह पाऊंगा, मैं पहले बच्चों से कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, नंबर तो जीरो की भी नहीं है गारंटी, जीरो नंबर की भी गारंटी नहीं है सर। लोग दिलवा देते होंगे 200 में से 180 90 बांट देते होंगे फ्री में, मेरे बस की बात में नहीं है नंबर। आप कितने एबल हो, मैं कितना एबल हूँ, तय करेगा हम दोनों की मेहनत पर। मैं यहाँ पे दिन रात लगा रहा हूँ, आप घर बैठ के मजे में रहो, मामला खराब हो जाएगा। आप पढ़ने में शानदार हो, मैं यहाँ पे बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं ढंग में नहीं पढ़ा पा रहा, ये भी रिजल्ट जीरो है। दोनों का अपना अपना काम है, अपने अपने स्तर पर दोनों को काम करना है हमें। आपको भी काम करना है, मुझे भी काम करना है। लेकिन ध्यान रखना, क्लास में रेगुलर जरूर रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, अपने आप रिजल्ट बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, और वो आपको इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी 15 दिन में। आप रेगुलर रहिए क्लास में, रेगुलर रूप से क्लास में रहिए, जितना आपको दिया जाए आप उतना पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के डेमो में आपके कुछ बेसिक्स में करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमें पढ़ने हैं, यहाँ पे ये आपको नोट करने हैं, यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा। और ये बेसिक आपको एंड तक जब भी आप इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, जब जब आपके काम आएंगे। ठीक है, पहले इन पांचों को हम क्लियर करते हैं यहाँ से कि होते जाए। चलिए सर, सेशन आपका रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप रिकॉर्डिंग पे जाइएगा तो वहां से हमें मिल जाएगा। चलिए, दुनिया भर के वर्ड होंगे, आपके माइंड में भी नहीं होंगे इतने वर्ड जितने इंग्लिश लैंग्वेज में बना दिए गए हैं, है ना? तो क्या आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए? आज का टाइम तो ये चल रहा है कि हमें ऑनलाइन पीडीएफ देता हूँ तो डाउनलोड कर लेंगे, बच्चों को माल इकट्ठा करने की आदत पड़ गई, तो कैसे पता लगे कि वह है क्या? वह हम बोलते किसको? कोई वर्ड हमारे सामने आ जाए, हमें पता कैसे चलेगा कि सर वह होता है? कौन मुझे बताएगा? भैया जब करने या होने की स्थिति का पता चले। बताएगा कौन? कौन बताएगा? करने उड़ने की स्थिति पता तो चलेगी, बताएगा कौन?
भैया जिस वर्ड से पता चला है। हाँ हाँ हाँ, ये वाली बात है। कोई भी वर्ड ऐसा जिससे हैपनिंग या डूइंग का पता चल जाए, कोई भी ऐसा वर्ड जिससे हैपनिंग या डूइंग का पता चल जाए, वही क्या कहलाता है हमारा, वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। ए वर्ड विच डिनोट्स हैपनिंग और डूइंग। हैपनिंग का मतलब काम अपने आप हो रहे हैं, डूइंग का मतलब किसी का एफर्ट है उसमें। ठीक है। आपने कोई भी वर्ड देखो और आपको पता चला कि वहां से किसी काम के होने या करने का मुझे पता चला, तो आप सीधा उसे क्या बोल देंगे, वर्ब बोल देंगे। ठीक है, वो क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं एक आंसर और चाहूंगा किसी से। कुणाल, कुणाल कुछ और भी बताता है वर्ब हमें। हैपनिंग का मतलब अगर आपके सर समझ स्टेट में नहीं बताता आया है। ना तो, हाँ, स्टेट का अवस्था वो। मैंने कहा इट इज रेनिंग, मैंने कहा इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, हैपनिंग है, मैं तो नहीं करवा रहा, मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। ठीक है ना। मेरा इन्वॉल्वमेंट शायद इसमें हो सकता है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं सेंटेंस में देखूं तो एक्शन तो दोनों में है, ये हैपनिंग हो गया और ये डूइंग है। डूइंग का मतलब मैं इसे कर रहा हूं। दुनिया में कितने वर्ड होंगे, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे किसी वर्ड को लेके आपके पास आ जाता है ना और आपसे कहता है कि भाई मुझे बता इसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, नाउन है कि प्रोनाउन है कि कुछ है, तो मैं आपको पहले बता दूं, हर वर्ड बाय डिफॉल्ट सबसे पहले एक नाउन है। दुनिया का हर वर्ड नाउन है, हर वर्ड नाउन है। सेंटेंस में वो लिखा कैसे जाएगा उसके बाद तय होगा कि उसका काम है क्या नहीं। ठीक है। इसलिए एग्जाम में आपके हमेशा सेंटेंस आते हैं, डायरेक्ट एक वर्ड लिख के नहीं दे देते आपको। ठीक है, कि मुझे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। एसएससी तो खैर नहीं पूछा, लेकिन बाकी एग्जाम में आ जाते हैं। सीडीएस में तो भरमार आते हैं, 15-20 क्वेश्चन ऐसे पूरे 2 पेज भरे होते हैं। एयरफोर्स में आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात जो भी बच्चे ने बताई ना, हैपनिंग में स्टेट, ठीक है ना। स्टेट क्या, मैं बीइंग लिख देता हूँ, बीइंग का मतलब भी वही है, तो इससे घबराइएगा नहीं। बीइंग का मतलब अवस्था, बीइंग का मतलब अवस्था। ये स्टेट का मतलब राज्य वाज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब किसी अवस्था से है। वो अवस्था कैसे पता चलेगी, अब आप ये देखिएगा। ये दो सेंटेंस तो आपके सामने लिखे हुए हैं, इट इज रेनिंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये भी सर वर्ब है, रेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे प्ले भी एक वर्ब है। लेकिन मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। अब इस सेंटेंस में तो कोई काम हो ही नहीं रहा सर। आई एम ऑनेस्ट ये तो मेरी क्वालिटी बता रहा है, ये मैं हूं। और ये क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है जो कि मेरी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो फिर एम क्या है, क्या वर्ब नहीं है। तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि कोई भी सेंटेंस जब भी लिखा जाएगा तो बिना वर्ब के नहीं लिखा जाएगा, सेंटेंस में वर्ब हमेशा होता है। ठीक है, मेन वर्ब हमेशा होता है सेंटेंस में, इतना हमेशा ध्यान रखें। अब वो वर्ब बता क्या रहा है वो आपको देख लेना है यहाँ से। अब यहाँ पे लिखा हुआ आई एम ऑनेस्ट, ये हमारा वर्ब है, तो ये हमें बता क्या रहा है, इसी को हम बोलते हैं अवस्था। ये मेरी अवस्था है, ये मेरी स्टेट है, बीइंग, कि मैं ईमानदार हूं। ये जो बी का फॉर्म है ना आपको, ये बताता है आपको अवस्था। ठीक है, जैसे मैंने कहा शी इज अ टीचर, ये इसकी अवस्था हो गई, ये टीचर है। बता कौन रहा है, वर्ब। लेकिन ये वर्ब दिखने में थोड़ा अजीब है। ठीक है, अभी मैं कुछ ऑप्शन लिखता हूँ आपके सामने, आप मुझे बताइएगा सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई कर। कोई भी डाउट वगैरह हो तो अपने बोलते रहना, मुझ तक आवाज आ जाएगी। अब ये बता दो सभी मुझे, मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है ना आप तक, और वीडियो वगैरह क्लियर है। यस सर। चलो, ये जो वर्ड है ना, मुझे इनमें से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ब आइडेंटिफाई करके आपको मुझे बताना।
आप मुझे इनमें से वर्ब आइडेंटिफाई करके बता दीजिए कितने ऐसे वर्ड हैं। चलिए देखिए एक बार। एब्यूज क्या है? वर्ब सर। एब्यूज वर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। हम्म, चलिए ठीक है। प्ले। देखो मैं नॉर्मली बता देता हूँ, मैं आपका इतना टाइम खराब नहीं करता। अगर मैं सेंटेंस में बात करूँ ना तो अब्यूज का मतलब आप सभी को पता है ना, मिसबिहेविंग के लिए यूज किया जाता है ये, गाली देना। तो ये डूइंग होता है, इसको वर्ब बोला जाता है सेंटेंस में। ठीक है ना, होता है ये नाउन भी। मैंने आपसे कहा कि हर वर्ड एक नाउन तो है ही सबसे पहले, लेकिन नाउन जब आप किसी को बोलेंगे तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा उसको जस्टिफाई करना कि आप बताएंगे कैसे। उसके लिए आपको नाउन का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे क्या देता हूँ, हर वर्ड एक नाउन है सबसे पहले। इंटेलिजेंट नहीं है, क्वालिटी हो सकती है किसी की, हैपनिंग डूइंग नहीं है। ठीक है ना। प्ले। प्ले वर्ब है। वर्ब। वर्ब है। प्ले का मतलब जिस सेंस में आप इसे लिखते हो प्ले, लेकिन प्ले का मतलब एक और होता है। नाटक वगैरह नहीं होते, प्ले उस सेंस में नाउन होता है ये। स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है, ये भी एक वर्ब है। रन का मतलब दौड़ना होता है, ये भी एक वर्ब है। स्लीप का मतलब सोना होता है, ये भी एक वर्ब है। वेरी डिग्री को बताता है, ये आपका वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में जाएगा। एंड में कोई हैपनिंग या डूइंग नहीं है, ये भी आपका वर्ब नहीं है। टिल। टिल का मतलब होता है टू प्लो, जोतना। टिल के तीन काम होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर मैंने लिखा है तो ये वर्ब है, लेकिन टिल का मतलब जोतना होता है। टीलर पढ़ा है आपने? ट्रैक्टर के लिए टीलर का यूज होता है। यस अभी सर। वो टिल से बना हो गया है अभी। जैसे देखो, कंडक्ट है, कंडक्ट एक नाउन है। कंडक्टर में आप ओ आर लगा दीजिए। ड्राइव है, वर्ब है, इसमें आप आर लगा दीजिए, ड्राइवर, ये पर्सन बन जाएगा। ठीक है। प्रोफेस है। प्रोफेस एक वर्ब होता है, अपने आप को क्या करना है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना अपने आप को। प्रोफेसर में आप ओ आर लगा देते हैं। ठीक है। तो सीधे से मतलब कि इसी से बने हुए वर्ड हैं सारे जितने भी मैंने देखा है। रब है, रब का मतलब मिटाना है, रबर हो जाता है, ई आर लग जाता है। ठीक है। तो उसी से बने वर्ड है। उसी तरीके से एक वर्ब होता है टिल, जब इसमें ई आर लग जाता है तब टिलर हो जाता है, जोतने वाला। लेकिन टिल का मतलब एक कंजक्शन भी होता है। फिलहाल जिस मीनिंग में आपको बताया गया यहाँ पे ये वर्ब भी है। ऑनेस्ट नहीं है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताएगा। वेरी तो अभी हमने 2 बार लिख दिया, सेम भी नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात समझ में आ गई सेंटेंस में, कि दुनिया में कितने भी वर्ड मेरे सामने हो, यदि मुझे 3 वर्ड पता है, हैपनिंग, डूइंग और बीइंग, ठीक है, तो मेरी समझ में एक बात आ जाएगी कि सर ये वर्ब। ठीक है। अब ये वर्ब सेंटेंस में लिखे कैसे होंगे, सेंटेंस में आप इन्हें देखेंगे कैसे, ये बेसिक आपके लिए बड़ा अहम होगा। आप एक बार ना इन्हें उतारिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। वरना मैं भी बढ़ता हूँ आगे और। आपका अटेंडेंस इसमें आता रहेगा, ध्यान रखिएगा। बीच में से कितनी बार आप छोड़ के गए हैं, वो पूरा अटेंडेंस आएगा इसमें। डेफिनेशन याद रखें, ये डेफिनेशन बड़ा जरूरी है, आधा काम आपका आसान कर देती है। बढ़े आगे।
यस सर। सभी बोल देना भाई, ज्यादा देर नहीं लगाना उतारने में। यस सर। यस सर। हम्म, चलिए देखिए, अब इतनी तो बात आपको पता चल गई है वर्ब के बारे में। धीरे धीरे ना, ये बड़ा कॉमन वर्ड है ना आजकल, बोला जा रहा है पोस्टमार्टम कर देंगे। कितने सारे भी वर्ड हों, अब सेंटेंस में आप जब भी देखोगे तो वर्ब को आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे ना, है ना, हाँ जी। ये हमें क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। देखो कुछ सेंटेंस देता हूँ मैं, इसमें मुझे बस वर्ब आइडेंटिफाई करके बताना है। अब वो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, वो हम अभी तय करेंगे, ठीक है, आने वाले हैं उसी पर। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू मीट माई पेरेंट्स। जितना डेफिनेशन आपने पढ़ा है ना, बस उसी को देखते हुए आपको मुझे सिर्फ वर्ब बताना है। सिर्फ आपको वो वर्ड पहचान लेना है जो वर्ब है, ठीक है। चलिए देखना एक बार इसमें, किससे पूछूं, मेघा जी, बोलिए वर्ब। एक तो फोन में ना अपने एक दो डिक्शनरी रखा करो अपने पास, ठीक है। ये कुछ आदतें डाल लो अपना तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, जल्दी आपके काम आसान हो जाएंगे, ठीक है। क्यूरियस बनना सीखो, क्यूरियस हो जाओगे तो काम होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी डिक्शनरी इंग्लिश की, मैं तो वर्ड वेब यूज करता हूँ, बच्चों को भी सलाह मैं इसी की देता हूँ। इंग्लिश टू इंग्लिश है, इसे डाउनलोड करके रखें फोन में, ठीक है। और एक हिंदी की कोई भी अपने पास रख लें, लेकिन ध्यान रखना, कोशिश करना कि हिंदी की आदत छूटी जाए तो ज्यादा बेटर है। हिंदी की छूटी जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर इस सेंटेंस में मैं देखूँ ना, वर्ब को जितना भी हैपनिंग और डूइंग की मैं बात बता रहा हूँ, डूइंग है वर्ब है, मीट है ये भी एक वर्ब है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा वर्ब नहीं है वर्ड यहाँ पे जो हैपनिंग डूइंग या बीइंग को बता रहा हूँ मुझे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या रहा होगा, एक और देखना। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। इस सेंटेंस में देखूंगा तो ये वांट वर्ब है। इसके अलावा एक वर्ब और दिया गया है जो स्टेट को रेफर कर रहा है, टीचर और आई के बीच में एक स्टेट को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। अवस्था बता रहा है, वो कौन है, बी का फॉर्म, ये भी एक वर्ब है। इस पे आगे जाके एक टॉपिक आएगा कंप्लीट नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन फिलहाल जितनी भी आपको बताया गया वहां पे ये वर्ब ही है, लेकिन किस तरह का वर्ब है वो हम बाद में देखेंगे अभी। तो इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तीन वर्ड हैपनिंग डूइंग और बीइंग, यही आपको वर्ब को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इस वर्ब को थोड़ा आगे बढ़ा के लेके चलते हैं अपना। अब जब भी आप सेंटेंस में लिखेंगे तो सर वर्ब तो दिखेगा, वर्ब तो होगा पक्का, सेंटेंस में मेन वर्ब जरूरी होगा। अब ये जो वर्ब है ना, ये दो हिसाब में टूट जाता है। एक तो सेंटेंस में होता है मेन वर्ब, जो कि हमेशा होगा ही होगा, ये कभी एब्सेंट नहीं होता सेंटेंस में। लेकिन एक और होता है हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं, ठीक है। एक मेन वर्ब होगा सेंटेंस में, एक क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अब इन दोनों को सेंटेंस ही समझते हैं, रटना कुछ भी नहीं है आपको। मैंने कहा ही इज स्लीपिंग नाउ। सेकेंड, मैंने कहा ही इज लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है जो ज्यादा बात करता है, बातों नहीं हम उससे बोलते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस में देखना, मैंने यहाँ पे बीज लिखा हुआ और इस सेंटेंस में बीज लिखा हुआ है, लेकिन यदि मैं आपको बताऊं तो इस वाले सेंटेंस में सेकंड में ये है मेन वर्ब,
क्या है ये मेन वर्ब। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर कि ये मेन वर्ब है, और इस वाले सेंटेंस में है ये हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये हेल्पिंग वर्ब। आपको कुछ भी रटना नहीं है, जो इनके नाम दिए गए हैं ना उन नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई मेन एक्शन जरूर हो रहा होगा, और वो मेन एक्शन क्या है हमारा स्लीपिंग। ये हमारा मेन वर्ब है। मैंने आपसे पहले कहा कि सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा होता है, हमेशा होगा सेंटेंस में मेन वर्ब। हो सकता है एक बार कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, ठीक है, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लिखा गया है तो मेन वर्ब तो पक्का होगा ही होगा वहां पे। क्लियर है इतनी बातें। देखो अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखना, जो स्लीपिंग है ना ये एक मेन एक्शन है सेंटेंस का। अगर कोई मुझसे पूछता है सेंटेंस कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो मुझसे एक बात कह दूंगा, टीचिंग। क्या कह दूंगा मैं, टीचिंग। तो उसे एक बात पता चल जाएगी, टीच एक पढ़ाने का वर्ब है, जब इसमें आईएनजी मैंने लगाया तो काम चल रहा होगा। लेकिन कौन से टाइम में चल रहा होगा, जब उसने क्वेश्चन मुझसे प्रेजेंट में किया है तो प्रेजेंट में ये पढ़ा रहा होगा। लेकिन जब एग्जाम में सेंटेंस आपको लिख के देगा ना, तो इतना लंबा कॉन्टेक्स्ट उसके पास होता नहीं। वो कुछ छोटे छोटे आपको हिंट तो देगा, लेकिन किसी सेंटेंस में बिना हिंट के वो मान लेगा कि ऐसा ही मैंने मान लिया कि पास्ट ही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये काम चल रहा है, लेकिन कौन से टाइम में चल रहा है मुझे ये नहीं पता, वो इज मुझे बता रहा है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए लिखी जाती है। हेल्प क्या करती है, टाइम बताती है एक्यूरेट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी वर्ब जो सेंटेंस में अकेली यूज होगी, उसके अलावा कोई और वर्ब ना हो, तो वही कहलाती है हमारी मेन वर्ब। छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सेंटेंस से अपने आप बातें समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब भी होंगी और हेल्पिंग वर्ब भी होंगी। ठीक है, दूसरी बात, जो मेन वर्ब होती है ना उसका अपना मीनिंग जरूर होता है। मेन वर्ब का अपना मीनिंग होता है। ठीक है, देखिए आप मुझे एक बात बताना, ही हैज अ कार और ही हैज अब्यूज्ड अदर्स। ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन दोनों सेंटेंस में यदि मैं देखूं तो मैंने आप सभी कहा कि सेंटेंस में मेन वर्ब पक्का होती है। इसका मतलब मेन वर्ब दोनों सेंटेंसेस में है। इस वाले सेंटेंस में जब मैंने देखा तो ये हैज ही मुझे यहाँ पर वर्ब दिखा और ये ही मेन वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में जब मैंने देखा एक वर्ब मुझे ये दिख रहा है और एक वर्ब ये दिख रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस सेंटेंस में ना मेन एक्शन गाली देने का है। इसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। लेकिन ये जो हैज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मीनिंग तो इस वर्ब का ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। कर रहा होगा इसी कुछ ना कुछ help, वो हम टेंस में क्लियर कर लेंगे इसलिए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटेंस में मेन वर्ब तो हमेशा रहता ही है, इसकी कभी एब्सेंस नहीं होती। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब ना हो, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लिख दिया गया है तो हमेशा ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब यदि आपने कहीं बता दिया है तो मेन वर्ब पक्का होगा सेंटेंस। बात समझ में आ गया आपका। तो समझाना क्या था मुझे, आप पहले एक बार यार उतार लो इसे, ठीक है, फिर हम मैं बी की फॉर्म पे आता हूँ। आप नोट डाउन करो इसे जल्दी से। अभी कितने बच्चों का जेडी का एग्जाम है, कुणाल कोई पंकज चौधरी करके ग्रुप में बच्चा है, कहाँ से, गाजियाबाद से। पता नहीं सर। एक तो ना क्वेश्चन करने की आदत डाल लो आप सभी। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है ना तुरंत क्वेश्चन कर लीजिए, वरना ये डाउट बने ही रहेंगे, और डाउट जब तक बने रहेंगे जब तक बात बनेगी।
यहाँ तक बताइए भाई, कोई दिक्कत है? नहीं सर। एक तो मुझे मयंक राव की आवाज और दीपांशु की आवाज सेम ही लग रही है। चलिए बढ़िया आगे। अब कुछ वर्ब के फॉर्म है ना, वो आप नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ एक बार। ये वर्ब बनता कैसे है, कैसे आप इससे काम लेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वर्ब होती हैं उनसे पहले टू लिखा हुआ होता है, जैसे गो है, गो। ये बेस फॉर्म कहलाता है वर्ब का। बेस का मतलब पहले ही बना दिया गया है सेंटेंस में। जिस वर्ब से पहले टू लिखा हो ना, ये इन्फिनेटिव को रेफर करता है, ये होता है बेस फॉर्म। ये बेस फॉर्म होता क्या है? एक्चुअली में जो वर्ब होती है ना, जब वो विदाउट किसी टेंस के लिखी जाती है, ना टेंस में, ना सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, ना प्लूरल है, ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग लिखी गई है, टोटल बेस फॉर्म ऐसा कैसे लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ये अभी कोई टेंस नहीं है। जब सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, जब जाके इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ये बनते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये बेस है, और हर वर्ब का अपना बेस होता है। अगर आपने प्लेज लिखा है ना वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसका बेस क्या रहा होगा? प्ले रहा होगा, यहां से बन के आया होगा। तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, बच्चे थोड़े उल्टा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये होता है कि हमारा बेस अभी तक इस सेंटेंस में लिखा नहीं गया है। अब मैं इसे लिखूंगा यहाँ पर, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब ये वर्ब का क्या बना है? फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म बना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग से हमने लिखा है, तो इतना आप जरूर ध्यान देंगे। अब मैं करने क्या वाला हूँ, एक फॉर्म तो आपको मैं लिखवाने वाला हूँ बी का, टू बी का फॉर्म। समझिएगा, ये बी होता है बेस। बी क्या होता है? ये बेस। इसके जब हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, तो ये होते हैं हमारे इज एम आर। क्या होते हैं? इज एम आर। पढ़ते हो ना वो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कौन कौन से पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी आपको सेकंड फॉर्म पूछा जाए, वाज या वर होता है। क्या होता है? वाज या वर। ये पास्ट में यूज किया जाता है, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब भी इसके थर्ड फॉर्म की बात की जाएगी, तो वो होता है बीन। बीन। जब भी आपसे कोई ये पूछ ले कि इसका बेस क्या होता है, वर्ग का बेस क्या है? बी। वाज का बेस क्या है? बी। जहां पे बेस लिखने के लिए बात की जाए, वहां पे बी आप लिखेंगे। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ब को जब आईएनजी फॉर्म बनाते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपने पढ़ा हो, जहां पे आप आईएनजी देखते हैं, वो सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से नहीं बनता, वो बनता है बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से। चाहे तो नोट बना के लिख सकते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म तैयार किया जाता है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म में नहीं। क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो दो होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं दो। मैंने कहा दे गो टू स्कूल, और मैंने कहा ही गोज टू स्कूल। यदि मैं दोनों सेंटेंस में देखूं, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, एक सिंगुलर फॉर्म है और एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, एक सिंगुलर फॉर्म है और एक क्या है? प्लूरल फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म है दोनों। तो किसी भी वर्ब के दो फर्स्ट फॉर्म होते हैं, और बी तो एक ऐसा फॉर्म है, उसके तीन फॉर्म है फर्स्ट। देख लीजिए, यदि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से ही आईएनजी फॉर्म तैयार होता, तो बी का तो फिर हिसाब से कई बन गए होते। तो फिर बीइंग ही क्यों बनाया? और आपने बीइंग ही हमेशा देखा होगा ना, इज में कभी आईएनजी लगा हुआ देखा होगा ना, एम में, ना कभी आर में। ठीक है, एक तो हो गया बी का फॉर्म, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं जो आपको लिखवाए जा रहे हैं। एक होता है टू हैव का फॉर्म, क्यों लिखवाए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। टू हैव, इसके जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं ना, वो हैज और हैव होते हैं। हैज और हैव वो आपका फर्स्ट फॉर्म। जो इसका सेकंड फॉर्म होगा ना, वो होगा हैड। और जो इसका थर्ड फॉर्म होगा, वो भी हैड ही होगा। आप पहले भी बस इतना याद रखेंगे, धीरे धीरे इनकी यूजेस बढ़ते चले। मुझे एक बार इसका आईएनजी फॉर्म बताया कोई।
आईएनजी फॉर्म बताए मुझे। बेस फॉर्म है, बेस में आईएनजी लगाने से बन जाएगा, हैविंग बन जाएगा, हैविंग, हैविंग। ठीक। एक फॉर्म होता है डू का, डू, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है डू एंड डज, ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, मैं आपसे पहले कहता हूँ। ठीक है। सेकंड फॉर्म होता है इसका डेट, और इसका थर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा डन। जब आप इसका आईएनजी फॉर्म जनरेट करेंगे ना, तो बेस है क्योंकि डू, तो डू में आप क्या लगा लेंगे, Do ये। आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे। नॉर्मली आप किसी भी वर्ब को उठाइए, आप आईएनजी फॉर्म सभी चेक कीजिए, वो बेस फॉर्म में लगाने से आईएनजी, जब जाके वर्ब का फॉर्म वो तैयार हो। ठीक है। जो तीनों वर्ब के फॉर्म आपको लिखवाए गए हैं ना, इन्हें तो दिमाग में चिपकाइए, कॉपी पे किसी फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि जब आप इन्हें आज यहाँ से पढ़ के चले जाएंगे ना, इनके इतने हैवी हैवी यूज हमें लेने हैं सेंटेंस में, ये मान के चलें कि ये आपको पूरा बेस दे के जाएंगे। ये वर्ब के फॉर्म आपको लिखवाए क्यों गए हैं, इन वर्ब्स के फॉर्म में ना एक बड़ी ताकत है, और हो सकता है इनके अलावा और बहुत सारी वर्ब्स, लेकिन ये बहुत मेन वर्ब है, बहुत सारी तो होंगे भी नहीं। ठीक है। ये जितनी वर्ब की फॉर्म है ना आपके सामने, ये सेंटेंस में दोनों तरीके से काम करती है। ठीक है। ये सेंटेंस में मेन वर्ब भी होती है, और ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होती है। आज तो हमें बस इतना ही काम करना है कि पहले तो हमने वर्ब को पहचान लिया कि वर्ब होता क्या है, ठीक है ना, फिर हम ये पहचान लेंगे कि सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि जब हम इनके एक्टिव पैसिव कुछ बनाने जाएंगे ना, तो पहले हमें वर्ब तो पता हो, हमें वर्ब का तो पता होना चाहिए सर कि मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि दोनों के दोनों मैं लिख सकता हूँ। मैं मानता हूं कि आपको भी इनका मीनिंग नहीं पता, जितना भी आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में बताया गया है। ठीक है। आप उसी को देखते हुए मुझे एक बार बताएं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करें, फिर मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। ठीक है। she is she is punishing a student they do everything honestly. Sohan has a book. Sohan has met his friends. There are some questions and find out the main verb and helping verb. जितना आपने भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा है ना, उसे देखते हुए चलिए, वरना फिर मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, धीरे धीरे आपके इतना सामने आ जाएगा ना। वो कहते हैं ना, किसी चीज को याद करोगे तो भूलोगे, अगर याद करोगे नहीं तो भूलोगे कैसे, और भूलना हमें है नहीं। तो चीजों को बार बार देखो, माइंड अपने आप कैच कर लेगा। फर्स्ट वाले में तो भैया मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब इजी है। अच्छा, पहले वाले में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज है,
किसने बोला? दीपांशु की मयंक? भैया दीपांशु। दीपांशु। दीपांशु मुझे एक बात बता, हाँ जी। यदि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ये, हाँ जी। है ना, तो फिर मेन वर्ब कहाँ है सेंटेंस? इसके अलावा और वर्ब कहाँ है सेंटेंस है? नहीं है भैया, यू ही मेन वर्ब है। तो यही है ना मेन वर्ब आपका, हाँ जी ये। ठीक है। हाँ तो जी। इसके अलावा कोई वर्ब है ही नहीं। अब नीचे वाले में आओ एक बार, नीचे वाले में आपको दिख हेल्पिंग रहा है कि वर्ब यहाँ पे, है। हाँ देखो पहले वाले में हाँ ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, क्योंकि इसके अलावा कोई और वर्ब आपको दिया नहीं गया। नीचे वाले में जो पनिशिंग है ये है हमारा मेन वर्ब, और ये इसकी हेल्प करने के लिए हमने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। अब नीचे सेंटेंस में आना, ये डज नॉट लिखा हुआ है, फिर एक डू लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी। दो वर्ब है, इस वाले सेंटेंस में जो डज लिखा हुआ है ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है हमारा मेन वर्ब। इस वाले सेंटेंस में डू के अलावा और कोई वर्ब है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। जहां जहां पे मेन वर्ब आप देख रहे होंगे तो नोटिस करो, माइंड से कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा होगा उसमें। ये जो है जिसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब। इस वाले सेंटेंस में जो मीट का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है मैट, जो मीट होता है ना मिलना, इसका फॉर्म ये होता है मीट मैट और मैट, मीट मैट और मैट, सेकंड थर्ड, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में ये जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? हमारा ये मेन मेन वर्ब। वर्ब। क्या है ये? मेन वर्ब है। मेन। आप एक चीज देखना, जब इस हैव को हम मेन वर्ब के रूप में ट्रीट करते हैं सेंटेंस में, मेन वर्ब के रूप में, ठीक है, तो इसका अपना मीनिंग होता है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हैव। जब मैं इस मेन वर्ब की बात करता हूं तो इसका अपना मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है टू पजेस, रखना, ओनरशिप को बताता है। सी हैज अ कार, मीनिंग निकल के आ गया इसका अपना। इसका अपना मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग है मेन वर्ब, जब मेन वर्ब होगा। इसके अलावा इसका और क्या मीनिंग होगा? अभी लिखवा देता हूं मैं। टू ईट, खाना, टू ईट, टू ड्रिंक, ये इसके अपने मीनिंग होंगे। जब हैव का मतलब खाना पीना या रखना हो, उस टाइम पे मेन वर्ब होता है, हमेशा ध्यान रखिए। जब हैव का मतलब खाना पीना या फिर अधिकार रखना किसी चीज पर, किसी चीज का आपके पास होना, ओनरशिप को बताए, कहने का मतलब ये, तो उस टाइम पे होता है मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। कहाँ पे लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होगा वहां पर, ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो समझ में आ गई? इसका अपना मीनिंग होता है मेन वर्ब के रूप में, वो मीनिंग मैंने आपको तीनों वहां पे लिख के बता दिए हैं, ठीक है। जो मीनिंग आपको समझ में ना आए, डिक्शनरी में ढूंढो, पढ़ो, दिमाग लगाओ, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है सर, कोई मीनिंग नहीं है। किस लिए हेल्प कर रहा होगा वो टेंस में क्लियर होगा। अब ये जो बी का फॉर्म है, ये बी का जो फॉर्म है, इसका तो वही मीनिंग है, टाइम को बताएगा या स्टेट को बताएगा, टाइम को बताएगा या स्टेट को। अगर ये कभी अकेला यूज हो सेंटेंस में तो समझ जाइएगा मेन वर्ब है, जो कि आपको लिख के दिया गया होगा, यूज्ड अलोन देन मेन वर्ब। किसी एक्शन के साथ में यूज है तब आप इसे कैटेगराइज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। बी का फॉर्म अकेला यूज है, दिस वाले सेंटेंस में इज है, इसके अलावा और कोई वर्ब यहाँ पर नहीं है, मेन कहलाएगा, ठीक है। नीचे वाले सेंटेंस में आप आ जाएंगे, शी इज पनिशिंग, मेन एक्शन हो रहा है पनिश करने का, तो ये मेन वर्ब हो गया। ये क्या कर रहा है? इसमें हेल्प हेल्प कर रहा है टाइम बताने की। अगर यहाँ पे वाज लिखा हुआ था तो पास्ट की बात हो जाती, विल बी लिखा होता और पनिश लिखा होता तो ये फ्यूचर की बात हो जाती, ठीक है। बात आ जाती है डू की। डू का फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब यूज होता है डू डस बन के निगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव में, तो वहां पे तो होता है ये हेल्पिंग वर्ब, इतना ध्यान रखेंगे।
लेकिन जब डू का मतलब मीनिंग निकलता है अपना करना, डू का मतलब होता है ना टू एक्ट, करना, जब ये इसका मीनिंग निकलता है ना सर, उस टाइम पे मेन वर्ब होता है। अब इस सेंटेंस में और डू वाले में, शी डज नॉट डू हर वर्क, डू यहाँ पे इसका अपना मीनिंग है, यहाँ पे मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब पे काम कर रही है, ठीक है। डू, इसके अलावा कोई और वर्ब है नहीं, इसके अलावा और कोई वर्ब है नहीं, इसका अपना मीनिंग भी है, यहाँ पे क्या लाएगा मेन वर्ब। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? नो सर। मयंक बोल दो भाई, क्योंकि अभी तो बेसिक है ना, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है नहीं, क्यों फिर जब आगे गाड़ी चलेगी ना फिर अपना थोड़ा ध्यान रखना। सब सर सब क्लियर है। क्लियर है ना? चलो, मेघा, मेघा की आवाज ही नहीं आ रही। समझ में आ जाएगी ये बातें? इसे हैव के फॉर्म को ध्यान रखना, बहुत परेशान करने वाला है। बी के फॉर्म को ध्यान रखना, ये दोनों अब आपको बहुत परेशान करेंगे एंड तक। डू हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ दे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेगी साथ। क्वेश्चन इनसे बड़े हैवी बनेंगे आपके, इतने जरूर ध्यान रखें। चलिए, तो वर्ब क्लियर है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जिससे आपको हैपनिंग, डूइंग या किसी स्टेट का पता चले, बीइंग का होना, बीइंग जो वर्ड होता है ना, ये अवस्था को बताता है, अवस्था को बताता है किसी की, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ब कहलाते हैं। वर्ब को नॉर्मली हम जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो दो ही तरीके से यूज होता है। एक तो मेन वर्ब तो ऑलरेडी रहता है, इसका एग्जिस्टेंस हमेशा सेंटेंस में रहता है, कभी भी एब्सेंट वो नहीं रहता। हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में यूज होता है तो माइंड में छोटे छोटे चीजें बसा लेना आपने। जब कभी सेंटेंस में आपने किसी से हेल्पिंग वर्ब बोल दिया, तो हेल्पिंग का मतलब हेल्प कर रहे हैं। ऑक्सिल जो वर्ड होता है ना, ऑक्सिलरी, उसका मतलब भी हेल्पिंग ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो हेल्प कर रहा है। हेल्प किसकी करेगा सर? हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब की हेल्प कर सकता है बस। अब वो क्या क्या हेल्प होती है ना, वो आपको टेंस में पता चलेंगी बात, क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, ठीक है। वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इतना पता है कि यदि इसका नाम हेल्पिंग वर्ब दिया गया तो ये हेल्प कर रहा है किसी को, और वो है मेन वर्ब की, ठीक है। तो सेंटेंस में जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब बताए तो आपका दिमाग काम कर जाना चाहिए कि मेन वर्ब कहाँ पर है, क्योंकि होगा पक्का वो तो, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। वर्ब को आप इतना ही पढ़ें, ये आपके अभी काम आएगा, ठीक है। और इससे कितने रूप हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो आगे आगे खुलते चले जाए। रोहित सर, डॉक्टर साहब, क्लियर है सब? जी सर। वैसे इस टाइम पढ़ने का मजा कुछ और ही आ रहा होगा ना? जी सर। मैं तो चाहता हूँ कि सारी क्लासेस अपनी नाइट की कर दूं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये तो कोई अलग से टॉपिक है नहीं कि अलग से पढ़ाए जाएंगे, तो यहीं पे क्लियर कर ले। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से बच्चों को कहना होता है कि जो डूअर होता है ना सेंटेंस में, वही क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। ये मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि डूअर जो वर्ड होता है ना, डूअर, डू और ई आर, डूअर, इसका मतलब है काम को करने वाला। जो काम वो करेगा सर, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन और यहाँ से तैयार हो जाता है। मैंने आपसे पहले कहा है क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, है ना। मैंने कहा ही इज वाइफ, इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट नहीं है? सब्जेक्ट है। क्या कोई काम हो रहा है सर? काम भी नहीं हो रहा। अगर काम हो ही नहीं रहा तो फिर डूअर कहाँ गया? डूअर भी गायब है सर, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ और है। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। यदि कुछ बच्चों के माइंड में हो कि डूअर ही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सर बिल्कुल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट होता ही वो है ना जो काम को करता है। लेकिन क्या कुछ सेंटेंसेस ऐसे नहीं होंगे जिनमें काम ही नहीं हो रहा हो? किसी वर्ब, कोई वर्ब तो ऐसी होगी इसमें एक्शन होगा ही नहीं। अब ये बी का फॉर्म है, सिंगल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसमें तो कोई एक्शन है नहीं, लेकिन काम नहीं हो रहा, स्टेट बताया जा रहा है, क्या सब्जेक्ट नहीं है इसमें? ये रहा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ और है, वो डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट हमें पहचान में आ जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में भी हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं ना, वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिए। क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक होता है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जिसे बहुत से लोग सिंटेक्स के नाम से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तरीके आपके बदलते जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो आपको हमेशा करीब रखेगा सब्जेक्ट के। कुछ ज्यादा आपको रटना नहीं है। ठीक है, बच्चे उटपटांग तरीके से याद करते हैं सब्जेक्ट की, जो शुरू में लिखा हुआ वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कि सबसे शुरू में जो वर्ड लिखा हुआ वही सब्जेक्ट। ये आसान तरीके ढूंढते हैं बच्चे। आपको पता है, बच्चे प्रीवियस ईयर कर करके अपने इतने रूल बना लेते हैं, उनमें खुद फंसने शुरू हो जाते हैं। वो फिक्स करना शुरू कर देते हैं कि इसके बाद यही आएगा। अरे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, कुछ भी फिक्स नहीं है। जब तक ये ना पता चले कि किस बात को लेकर बात कही गई है, कॉन्टेक्स्ट क्या था, तब तक कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब देखो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बड़ी आसान बात है, सबसे सिंपल सेंटेंस, राम इज टॉकिंग टू श्याम। सर ये तो बड़ा आसान है, यदि एग्जामिनर हमसे सब्जेक्ट पूछेगा तो क्या वाकई में सब्जेक्ट आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एग्जामिनर आपसे सब्जेक्ट पूछे? नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा, आपसे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब आप सेंटेंस में वर्ब लिखेंगे ना, तो वर्ब लिखा जाएगा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल की बात तो बाद की है, पहले ये तो पता चल जाए सब्जेक्ट है कहाँ पर सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट कहीं भी छिपा हुआ हो सकता है। जरूरी नहीं है सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में लिखा हुआ। इस सेंटेंस में भी राम इसलिए सब्जेक्ट है, राम का सब्जेक्ट होने का ये कारण नहीं है कि वो डूअर है, राम का सब्जेक्ट होने का ये भी कारण नहीं है कि वो सेंटेंस के शुरू में। इसका सब्जेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बात ही राम की हो रही है। मैंने कहा राम श्याम से बात कर रहा है, तो बात किसकी हुई सेंटेंस में? राम की। ठीक है, तो यही क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब आप देखते जाइए, चीजें बदलती जाएंगे। बस मुझे जल्दी से ना एक आंसर चाहिए। मैं सेंटेंस सही है क्या ये? चलो, मैं आपकी ना थोड़े आसानी कर देता हूँ, मैं फिर मैं वहीं पे आ जाता हूँ। मैं कौन सा सेंटेंस चाहिए दोनों में से? ये भी आसानी है, एक गलत है पक्का इसमें से, एक गलत है। सर देयर वाज अ किंग सही है। ये सही है। दूसरे वाला जो पहला यानी कि हमने लिखा है, ये क्या है हमारा, गलत है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि सेंटेंस में बात राधा की जा रही है और सब्जेक्ट हमारे यही, और सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी सर। सब्जेक्ट तो सिंगल है, सिंगल है तो वर्ब प्लूरल नहीं आएगा। इसलिए आपने हमेशा ही पढ़ा होगा देयर वाज ए किंग। एग्जामिनर जब भी आपसे सब्जेक्ट पूछेगा ना, तो सीधा लिख के नहीं देगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर वर्ब लिखवाएगा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये तो अभी एक सहारा है कुछ सीखने का, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप तो बड़े टेढ़े टेढ़े आएंगे आपके सामने। ठीक है, रूप उनके बदल के आएंगे। वर्ब लिखेगा तो बिल्कुल पास नहीं होगी, वर्ब पास होगी तो सब्जेक्ट का दिखने में चेहरा कुछ और होगा, जैसा दिख रहा होगा वैसा होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे काम आएंगी फिर वहां पे। अब मैंने यहाँ पे लिखा देयर वाज ए किंग, एग्जामिनर ने आपसे सब्जेक्ट पूछ लिया, एग्जामिनर जैसे ऐसे भी तो लिख के दे सकता था किंग वाज देयर। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड पे से एक प्रेशर हटा देना है कि ये फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि ये होगा या फलाना होगा। यार अंग्रेज पे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और हमसे तो कुछ आता ही नहीं है बोलना बोलना। अगर वाकई में अंग्रेज इंग्लिश में इतने बढ़िया होते ना, तो आप अपने से कंपैरिजन कीजिए, आप कौन सा हिंदी में 50 में से 50 ले आते हो? 18 साल से तो आप हिंदी बोल रहे, जब भी आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। नहीं है सर कुणाल? सही कह रहे हो सर। यस सर ऐसी है। मैं मैं अभी हिंदी का पेपर दे दूं, आ जाएंगे पूरे में से पूरे? 18 साल हो गए हिंदी बोलते हुए।
हिंदी बोलते हुए 18 साल हुए हैं सर, पढ़ी तो है ही नहीं। फिर एक बात और समझ में आती है कि सर इस लैंग्वेज में तो मैं लिख भी नहीं सकता जिस लैंग्वेज को मैं बोलता हूँ। हर रीजन में जैसे रीजन जाऊंगा 1 किलोमीटर बदलेगा, वहां शब्द ही बदल जाएंगे। इसका मतलब व्याकरण सभी के लिए एक है, ग्रामर सभी के लिए एक है, वो बदलेगी नहीं, उसे तो पढ़ना ही होगा। जैसे हम हिंदी को चिपका देते हैं ना, हर कोई ऐसे ही बोलता है। जो बोलने वाली होती है ना लैंग्वेज, ये अलग होती है। जो हम लिखते हैं ना, लिखते हैं, ये आपकी शब्दों की ताकत होती है। ये स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। यहाँ पे काम आती है आपकी ग्रामर। आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं ना, आपने खुद ने देखा पूरा सजा के लिखते हैं सेवा में। इंग्लिश में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम। जब किसी के सामने बैठे होते हैं, जब भी इतनी लंबी गाथा गाते हैं किसी चीज में परमिशन लेने में, क्या आई बेग टू से दैट, कहते हैं जी बीमार हूं मैं, निकलूं अपने, और क्या तुम भी निकलो। होता है ना ऐसे। जहाँ ग्रामर की बात आएगी वहां पे हर किसी के गले में हड्डी हड्डी अलझेगी। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि अगर अंग्रेज को हम सीरियल में बैठा दें तो रेल बना देंगे पेपर की, या फलाना कर देंगे ढिमकाना। अरे सर कुछ नहीं होगा, आप खुद यूट्यूब पर जाकर देखिए, एक दो ही ऐसे होंगे अंग्रेज जो इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे ग्रामर। उनका तरीका देखिए आप पढ़ाने का। हमारे भारत से ज्यादा इंग्लिश कहीं पढ़ाई नहीं जाती। मुझे लगता है ये पहले ऐसे देश है पढ़ने वाले से ज्यादा पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश। लेकिन पढ़े कौन, दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर गई हैं, 2 दिन में अंग्रेज बनना है। 17-18 साल में तो हिंदी भी नहीं बोल पाए हम अभी तक ठीक से। कुछ वर्ड हैं ऐसे हमें समझ में नहीं आता। दो हिंदी के ढंग के प्राइवेट से पूछ ले वो नहीं बताए जाएंगे। इंग्लिश में कैप्सूल कोड चाहिए हमें 15 दिन के, टाइम देना होगा। लेकिन इतना मैं पक्का कहता हूँ कि 3 से 6 महीने में आप पूरे तैयार हो जाएंगे यदि आप लगे रहेंगे, ऐसे जी जान से लगे रहेंगे। इंग्लिश पढ़ने वाले ना बच्चे, ग्रामर पढ़ने वाले, वो दोनों काम कर सकते हैं। दे कैन राइट वेल एंड दे कैन स्पीक। दोनों काम कर सकते हैं, लिखने का, बोलने का, दोनों, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि हर वर्ड की जरूरत कहाँ पर है। मैंने लोगों को देखा है बहुत ही उल्टे सीधे वर्ड बोलते हुए। लेकिन लैंग्वेज का मतलब है कि आपने बोल दिया, सामने वाले को बात समझ में आ गई। स्पीकिंग में इतना ही काम करते हैं, वहाँ ग्रामर वामर नहीं छाटते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने इंग्लिश बोलेगा, तुम कहते हो रुक जा भाई इसमें तो एरर है, वो सीधा ये कहेगा तुझे बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, एरर गया भाड़ में, उसने पेपर में जाके देना है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत वर्ड गलत बोलते हैं लोग। चलिए, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा बार्किंग साउंड्स द डॉग्स हर्ड। हियर का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, बार्किंग साउंड द डॉग्स हर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर एसएससी से भी मैं थोड़ा सा हट जाऊं, ठीक है ना, क्योंकि लेवल तो आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा इंग्लिश का, क्या फिर किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि यदि आप किसी के मन हो वो टेट वेट का एग्जाम दे रहा हो, तो वहाँ पे कुछ सेंटेंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने सुपर टेट में देखे अपने बच्चों के, तो वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट पूछे गए थे अंडरलाइन करके। लेकिन यदि एग्जामिनर अंडरलाइन करके आपसे सब्जेक्ट पूछेगा सेंटेंस का, तो दिमाग बिल्कुल दौड़ाइएगा अपना। वो सिंपल तरीके से लिख के नहीं देगा, सेंटेंस को घुमा फिरा के लिख के देगा। तो इसलिए सब्जेक्ट का प्लेस भी फिक्स नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो शुरू में लिखा है, कहीं भी लिखा हो सकता है, लेकिन यदि इस काम को कर रहा है कि हमें पता चले कि इसी के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, ठीक है, तो वही क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। यदि इस सेंटेंस में देखूं तो हम बात कर रहे हैं किसकी, डॉग्स की, ठीक है। देखो यहाँ पे ना, हर्ड भी लिख लो तो भी सही है, हियर लिख लो ये भी सही होगा, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो जो भोगने वाली साउंड है वो कुत्ते सुन लेते हैं, तो बात तो किसकी हो गई यहाँ पे, कुत्तों की हो गई, डॉग्स की हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा सब। हर अपने बैच में एक सेंटेंस मैं लिखता ही हूँ, इसमें भी मैं लिख के दे ही देता हूँ आपको। ऑन द टॉप ऑफ द हिल,
लिव्स अ हर्मिट। एक बार सब्जेक्ट ना आइडेंटिफाई करके बता दो। भैया हर्मिट। हर्मिट, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में बात की जा रही है हर्मिट की, ठीक है। जो सन्यासी वगैरह था ना, वो तो कहाँ हिल के टॉप पे रहता था। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर? ये अभी आप डाल के देखोगे ना तो सुपर टाइटल में आया हुआ मिलेगा, उसमें 4 ऑप्शन बने हुए थे, ये और ये हर्मिट। किसमें से कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है? तो ये हर्मिट है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है। यदि आप इन सेंटेंस को देखोगे ना तो इनका लिखने का तरीका भी है, ढंग भी है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो फिर यदि सब्जेक्ट इसमें पूछ लिया जाता ना तो हर्मिट को तो कोई भी लगा देता, वो भी लगा देता, इसमें इंग्लिश थोड़ी नहीं है। शुरू में पकड़ा तो ठोक देता कि ले भाई यही होगा क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है, तो फिर सेंटेंस का मतलब ही क्या रहेगा। तो वहां पे जो हर्मिट लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे डॉग्स, यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लो। देयर लिव 5 स्टूडेंट्स नियर माई होम। देखो एक बार सब्जेक्ट क्या है इसमें। अगर इस सेंटेंस में बात करूं तो बात की जा रही है स्टूडेंट्स की, 5 स्टूडेंट। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, सब्जेक्ट होता क्या है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होगी वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बारे में आपको पता चला, ठीक है। सेंटेंस में हैपनिंग डूइंग स्टेट को रेफर करने वाले जो वर्ड्स होंगे हमारे, वही क्या कहलाएंगे, हमारे वर्ब कहलाएंगे। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे बताया गया कि कैसे कैसे काम करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। आज यहीं पे रखते हैं, इतने क्लास रखते हैं, इनको रिवाइज जरूर करें, ये बेसिक आपके बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, आपको आज के लिए नमस्कार। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। नमस्ते नमस्ते। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट।